Friends, today's NRI Samay program from Los Angeles brought to you commercial free by listeners like you. Your generous donations make possible for us to stay commercial free, and today's show is pre-recorded. If you have a question for the guest, please send an email to nrisamay@gmail.com. We will follow up with the guest and find the answer for you. Thank you for your support. Friends, welcome to NRI Summit. This is your host Ramya from Chicago. So please join me in this show where I talk to Dr. Punyabrata Goon. He's a doctor who is fighting for providing medical care for the poor and trying to make it accessible and available to each and every one. So let us hear his interview and see his insights about the whole healthcare system and what his propositions and plans are to make this a better system for everyone. हाँ बताइए। हाँ पुण्यव्रता जी, सो वेलकम टू द शो सर। आप क्या हमारे लिसनर्स को श्रमाजी स्वास्थ्य उद्योग के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, श्रमाजी भी स्वास्थ्य उद्योग मैं थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी मिला के बोलूँगा। ओके ओके। श्रमाजी भी स्वास्थ्य उद्योग एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स engaged in various people's health program in West Bengal. Okay. तो हम 1999 में हमारे ये संगठन बना है। Okay. और आज हमारा 14 साल संगठन के हिसाब से समय के हिसाब से हम 14 साल बीता है। ओह वाव, आपको आई मीन ये 1999 में जब आपने स्टार्ट किया, इसका इंस्पिरेशन या इसके पीछे किसका हाथ है? आई मीन क्या ये आप एक ही का आइडिया था या? नहीं, ये मेरा अकेला का आइडिया नहीं है। हर एक धारा के तहत काम करते हैं। एक धारा जो जन स्वास्थ्य आंदोलन का जो धारा मेरे पूर्वजों ने शुरू किए थे, उसी धारा में मैं काम कर रहा हूँ। हम MBBS में मेडिकल ग्रेजुएशन का जो कोर्स है MBBS में मैं भर्ती हुआ था 78-79 में। मैं MBBS में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 1983 में। तो हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज सबसे पुराना जो मेडिकल कॉलेज का है, मेडिकल कॉलेज बंगाल, उसमें हम जो स्टूडेंट थे तो हमारा एक स्टूडेंट्स एसोसिएशन था। वो एसोसिएशन का नाम था डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन, मेडिकल कॉलेज डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन, which was formed in 1977 after Indira Gandhi was defeated in the Lok Sabha election of 1977। तो उसी समय हमारा छात्र संगठन तैयार हुआ था। तो मैं जब कॉलेज में था तो हम इस छात्र संगठन का एक एक्टिविस्ट के रूप में काम करता था। तो मुझे हमारा छात्र संगठन सिखाया था कि हमें उस समय के हिसाब से, मैं जब मेडिकल स्टूडेंट था उस समय एक डॉक्टर को बनाने के लिए, डॉक्टर को तैयार करने के लिए स्टेट को 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ता था। जी जी। और हमारा एनुअल फी था 200 रुपया। हर एक साल में हमारे पेरेंट 500 रुपया खर्चा करते थे। लेकिन एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनाने में स्टेट को 1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता। तो हमें लगता था, हमारा संगठन में सिखाया था कि एक सरकार तुम्हारे लिए जो खर्च कर रहा है, ये तो सरकार का पैसा नहीं है, ये तो जनता का पैसा। जी जी। तो जनता तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो तुम जब डॉक्टर बनोगे तो समाज को कुछ वापस देना है। जी जी। तो इसी हिसाब से मैं मेरा स्टूडेंट लाइफ में सोचना शुरू किया। सिर्फ मैं नहीं, मेरे ये सारे दोस्त थे, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट दोस्त थे, जिनमें से कई लोग आज
हमारा श्रमजीवी स्वास्थ्य उद्योग का सदस्य भी रहे। तो 1983 में हम ग्रेजुएशन होने के बाद उस समय बंगाल में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन। उस आंदोलन का नेतृत्व दिया था ऑल बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फेडरेशन, ABJDF के आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा। ये पहली बार भारत में जूनियर डॉक्टर्स ने सिर्फ अपने, इससे पहले जो आंदोलन जूनियर डॉक्टर्स किए थे वो अपने स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए, लेकिन ABJDF का आंदोलन का मुख्य मांग था, मेन डिमांड था कि अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, अस्पताल में सारे दवाइयाँ फ्री मिले, 24 घंटा एक्सरे ECG पैथोलॉजी हो। और इसको लेके ABJDF का आंदोलन 83 में हुआ था, 86 में हुआ था। तो हम डॉक्टर बनने के बाद ABJDF का आंदोलन का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम किया। फिर 84 में भोपाल गैस एपिसोड होने के बाद गैस विक्टिम्स अपने लाइफ के लिए पॉइजनस गैस का कॉम्पोजिशन जानने की मांग को लेकर और सही इलाज पाने की मांग में कुछ ये शुरू किया था, संघर्ष शुरू किया था। तो गैस पीड़ितों का उस आंदोलन के साथ मैं जुड़ा था कुछ समय के लिए। 3-4 महीना मैं गैस विक्टिम्स के आंदोलन के साथ जुड़ा था 85 में। भोपाल में मुझे छत्तीसगढ़ का ट्रेड यूनियन लीडर शंकर गोहन योगी से परिचय हुआ। अच्छा। और 86 में मैं शंकर गोहन योगी का नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का वर्कर्स यूनियन था, जिसमें प्रधान यूनियन था छत्तीसगढ़ माइन कमीशन, भिलाई स्टील प्लांट के कैप्टिव आयरन और माइंस के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के यूनियन, इंडिपेंडेंट यूनियन। वो इंडिपेंडेंट यूनियन का जो हेल्थ प्रोग्राम था, उस हेल्थ प्रोग्राम में मैं काम करना शुरू किया। शहीद हॉस्पिटल है उस कार्यक्रम का नाम। शहीद अस्पताल में डॉक्टर विराज सेन मेरा कॉलीग रहे कुछ दिन। अच्छा अच्छा। तो 86 से 94 तक मैं छत्तीसगढ़ में बिताया। तो हमारा इंस्पिरेशन एक सारे चीज़ों से, मेरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मुझको इंस्पायर किया, ऑल बंगाल जूनियर फेडरेशन का मूवमेंट मुझे इंस्पायर किया, भोपाल के गैस पीड़ितों के आंदोलन मुझे इंस्पायर किया, छत्तीसगढ़ के शहीद अस्पताल मुझे इंस्पायर किया। और 95 में मैं बंगाल में लौट कर आया। बंगाल में उस समय एक जूट वर्कर्स के एक इंडिपेंडेंट यूनियन बनी थी। उस आंदोलन के साथ हम स्वास्थ्य कार्यक्रम की काम शुरू किया 1995। ओके। बट ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इंस्पिरेशन को इतने साल से, जब आप स्टूडेंट के लाइफ में थे, अगर एक आइडिया आया आप वहाँ नहीं रुके, इतने साल तक आपने उसको कंटिन्यू किया, वो बहुत अप्रिशिएटेबल वर्क है जी। सो आप क्या हमें बता सकते हैं कि अगर रेस्ट ऑफ द कंट्री, आई मीन पूरी इंडिया में हेल्थ केयर और वेस्ट बंगाल में हेल्थ केयर को कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंसेस क्या दिखते हैं? कुछ डिफरेंसेस हैं कि पूरे देश में जैसे हेल्थ केयर है और वेस्ट बंगाल में हेल्थ केयर जो है, आपको कुछ अलग दिखता है? खास मुझे कुछ फर्क नहीं दिखता है। मैं छत्तीसगढ़ में रहा 8 साल तक, भोपाल में रहा 3-3.5 महीना तक। तो उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, और मध्य प्रदेश का हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज और बंगाल का हेल्थ सर्विसेज, एक दोनों को मैं प्रत्यक्ष किया। तो ये
दोनों के मैं शुरू में जो देखा था, हमारे समय बंगाल में मेडिकल सर्विसेज बेटर था, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज बेटर था। मैं जब स्टूडेंट रहा या हाउस जॉब कर रहे थे जब हम, तो उस समय सरकारी अस्पताल में फ्री बेड ज्यादा रहे और फ्री बेड में भर्ती मरीजों को कोई भी दवाई बाहर से खरीदना नहीं पड़ता था। वो एंटी कैंसर ड्रग हो या आपका कीमती एंटीबायोटिक हो, सारे चीज अस्पताल से मिलता था। लेकिन उस समय मैं भोपाल में देखा, गैस पीड़ितों का जब इलाज भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हो रहा है, तो उस समय मैं देखा कि पेशेंट पार्टी आईवी फ्लूइड के सेट बाहर के दुकान से ले जा रहा है, एंड दैट इज इन 1995। लेकिन 1991 के बाद सारे राज्यों का स्थिति करीब करीब एक होते जा रहे हैं। 91 में नया ऑर्थोरिटी आने के बाद, लिबरलाइजेशन शुरू होने के बाद, हमारे देश के सरकार जब IMF और वर्ल्ड से लोन लेना शुरू किया और लोन का शर्त ऐसा रहा कि सर्विस सेक्टर से सरकार को हट जाना है, उसी समय से सारे देशों का जो गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज उसकी स्थिति खराब होते रहा और प्राइवेट प्लेयर्स को एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलता गया। जी जी। तो वेस्ट बंगाल का स्थिति इंडिया के बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में कुछ फर्क नहीं है। जी, तो हर जगह ऐसी है। आई मीन हेल्थ सर्विसेज एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज है जो हम अपने देश के लोगों को देना चाहिए। पर आप अगर अभी देखेंगे, आप तो यू हैव बीन इन दिस प्रोफेशन सिंस सो लॉन्ग, आपको पता है कि दिन ब दिन ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कितने कमर्शियल होते जा रहे हैं। अब आपका हॉस्पिटल अगर देखा जाए तो जितना फीस आप चार्ज करते हैं वो हॉस्पिटल मैनेज करने के लिए ही काफी है। आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं इतने कम पैसों में? आप एक इतनी बड़ी हॉस्पिटल। हमारा जो क्लिनिक हम जो चला रहे हैं, आप शायद पढ़े होंगे पहल का मैगजीन में, अगर हमारे क्लिनिक के बारे में पढ़े होंगे। हमारा क्लिनिक, हम एक छोटा सा क्लिनिक है। छोटा सा क्लिनिक को हम एक मॉडल के रूप में चलाते हैं। मॉडल क्या है? एक मॉडल ऐसा है जिस मॉडल से हम इस चीज को प्रूव करते हैं कि अगर आप चाहो तो अगर आप मेडिकल साइंस को साइंटिफिकली इस्तेमाल करो तो आप मॉडर्न मेडिकेयर लो कॉस्ट में लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। जी। 1991 के बाद सरकार जब स्वास्थ्य के क्षेत्र से दूर हट रहा है, तो उनका आर्गुमेंट है कि मॉडर्न मेडिकेयर हैज बीन सो एक्सपेंसिव दैट स्टेट कैन नॉट बियर द एक्सपेंसेस। राइट। तो हम दिखा रहे हैं कि मॉडर्न मेडिकेयर अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करो तो लोगों तक बहुत कम खर्च में मॉडर्न मेडिकेयर पहुंचाया जा सकता है। जी जी। तो इसका हमारा कुछ ये है, हम जैसे डायग्नोसिस के लिए, बीमारियों का डायग्नोसिस के लिए हम हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन पर बहुत स्ट्रेस देते हैं। हिस्ट्री टेकिंग अगर प्रॉपरली हो, फिजिकल एग्जामिनेशन अगर प्रॉपरली हो, तो आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत कम पड़ेगा। जी जी। तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत कम पड़ेगा तो खर्च कम होगा। जी। और मेडिसिन भी आपको कम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी। और मेडिसिन इस्तेमाल करने के बारे में हमारे देश में 1982-83 एक आंदोलन शुरू हुआ था
रैशनल ड्रग थेरेपी मूवमेंट वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल ड्रग एक्शन फोरम, ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क। तो इन संगठनों ने हमको रैशनल ड्रग थेरेपी के बारे में सिखाए। तो हम हमारे क्लिनिक में रैशनल थेरेपी को प्रैक्टिस करते हैं। तो रैशनल थेरेपी प्रैक्टिस करने से आपका दवाई का खर्च भी कम हो जाता है। हम WHO के जो एसेंशियल ड्रग के लिस्ट है या नेशनल जो एसेंशियल ड्रग के लिस्ट है, इसके बाहर हम कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करते। हम कोई इरेशनल फिक्स डोज कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं करते। हम कफ सिरप, एंजाइम प्रिपरेशन, टॉनिक्स, स्पेशली जो अननेसेसरी फॉर्मुलेशन, इसको हम इस्तेमाल नहीं करते जी। तो इससे हम इलाज के खर्च को कम कर सकते हैं। जी लेकिन हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि हमारा क्लिनिक चलाना बहुत बड़ा काम नहीं है। हम एक लो कॉस्ट क्लिनिक चला के लोगों तक बहुत सर्विस पहुंचा रहे हैं, बात ऐसी नहीं है। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, इसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट में हम 3 सेंटर चलाते हैं। हमारा मेन सेंटर और 2 सैटेलाइट सेंटर है, जिसमें हम बहुत कम संख्यक लोगों तक सर्विस पहुंचा सकते हैं। और हमारा जो लो कॉस्ट थेरेपी, हमारे मरीजों में से बहुत सारे लोग वो लो कॉस्ट इलाज भी खरीद नहीं पाते। जी। तो हमारे संगठन का मानना है कि अगर स्टेट अपने सिटीजन्स का स्वास्थ्य रक्षा का जिम्मेदारी न ले जी। तो हमारे जैसे हजारों छोटे छोटे NGO कुछ भी नहीं कर सकते। जी जरूर। तो इस हेल्थ फॉर ऑल, इस संघर्ष का एक हथियार के रूप में हम हमारे क्लिनिक को चलाते हैं, जिसमें हम सरकार के आर्गुमेंट के खिलाफ हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं कि अगर आप चाहो तो आप खर्च में इलाज कर सकते हो। जी। एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्लानिंग कमीशन, हमारे देश के जो प्लानिंग कमीशन 12 प्लान के पहले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप तैयार किए थे, जिसका चेयरमैन थे डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी। श्रीनाथ रेड्डी का जो रिकमेंडेशन है, श्रीनाथ रेड्डी कमीशन एकदम हिसाब करके दिखाए, अगर सरकारी जो खर्च हेल्थ पर जो एक्सपेंस है उसको अगर GDP का 1.4 अभी है, उससे अगर बढ़ा के 2.5% किया जाए, तभी सरकार सभी लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल का केयर दे सकता है। जी। तो हमारी मांग है कि सरकार को अपने नागरिकों का स्वास्थ्य रक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी जरूर। Friends, NRI Samay is a non-profit independent alternate media from Los Angeles, USA, which brings positive stories from grassroots activists from all corners of India and across the world. If you have any interesting episode you would like NRI Samay to cover, we will be happy to do so. NRI Samay would also like to encourage amateur journalists who have a flair for highlighting current events. You can be part of our citizen journalist team. You could cover an important event, interview victims of an atrocity, or document an inspirational story. The idea is to have a mix of experience throughout all parts of the world, preferably supported by an audio or a video clip of your story to be aired, which will be the curtain raiser. You can also submit your opinion articles on important topics to NRI Samay. We will be happy to put it on nrisamay.com in the opinion section.
All your work will be credited only to you. And if you're interested, please send an email to nrisamay@gmail.com. आप जैसे बता रहे हैं, अगर ये 2.5% अगर ये हो सकता है तो डेफिनेटली बहुत बहुत लोग इससे बेनिफिट कर सकते हैं। अब क्या हमें कुछ बता सकते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में अगर एफडीआई का इंट्रोडक्शन करेगा, तो अभी जो हमारे देश में जो पॉवर्टी लाइन के बिलो जो लोग हैं, उनके ऊपर ये इम्पैक्ट कैसा हो सकता है? इसमें एक अजीब चीज है। हम जो क्लिनिक चलाते हैं, हमारा क्लिनिक आउटडोर क्लिनिक है। हमारे क्लिनिक में जनरल क्लिनिक और कुछ स्पेशल क्लिनिक है। हम चीप डायग्नोस्टिक्स चलाते हैं, चीप मेडिसिन स्टोर चलाते हैं। हमारे इंडोर बेड्स नहीं है, तो इंडोर हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसा आता है जिनको कुछ ऑपरेशन करना चाहिए या इंडोर ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इसमें से अगर कोई मरीजों के पास कार्ड हमारे देश का कुछ राज्यों का कुछ जिलाओं में बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको एक कार्ड दिया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना। ओके, यस। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें एक परिवार के 5 लोगों तक, 5 से अधिक नहीं होगा, 5 लोगों तक साल में 30,000 रुपये तक का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च सरकार बियर करेगा, जिसमें मरीज का कोई खर्च नहीं होगा जी। लेकिन हम क्या देखते हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा है जी। इस कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है। इंटरनल जो हॉस्पिटल मरीज भर्ती करने के लायक नहीं है जी। उसको भर्ती करके फॉल्स ट्रीटमेंट दिखा के और 30,000 रुपये का जो 30,000 रुपये जो जमा है, 30,000 रुपया से पैसा निकाल ले रहे हैं। तो उसमें से बहुत सारे ऑपरेशन का पैकेज फिक्स किया हुआ है। हॉस्पिटल क्या कर रहा है, एक छोटा सा ऑपरेशन किया है लेकिन दिखा रहा है कि बड़ा ऑपरेशन हुआ जी जी। दिखा के ज्यादा पैसे खींच ले रहे हैं जी जी। और एक 30,000 के, मान लो एक मरीज का ऐसा कुछ इलाज की जरूरत है जिसपे खर्च 30,000 के ऊपर है जी, तो पेशेंट को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करना पड़ रहा है। तो ये RSBI इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म जी वो प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। तो ये कार्ड जिस बेनिफिट के लिए दिया गया है उसका तो दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, दुरुपयोग हो रहा है और श्रीनाथ रेड्डी कमीशन हेल्थ इंश्योरेंस के खिलाफ एकदम जोर अपनी आर्गुमेंट रखा है जी जी। उनका कहना है कि सरकारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करो, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के केयर हॉस्पिटल में दिया जा सके, सरकारी अस्पताल में। जहाँ पर सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है वहाँ पर तुम बेसरकारी हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से सर्विस खरीदो, लेकिन सर्विस मरीज नहीं खरीदेगा। मरीज के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट खरीद देगा जी। और उन्होंने जो इंश्योरेंस के खिलाफ जोर शोर से अपना आर्गुमेंट रखा जी। तो अगर आप देखेंगे अब हमारे USA जैसे कंट्रीज में मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आम आदमी के बियॉन्ड रीच है। इतने एक्सपेंसिव हैं यहाँ के इंश्योरेंसेस कि एक फैमिली ऑफ 4 में अगर आपको उनका हेल्थ बेनिफिट्स और हेल्थ इंश्योरेंस सबको सिक्योरली करना है तो बहुत एक्सपेंसिव है।
क्या आपको लगता है कि हेल्थ केयर का ये मॉडल ये अच्छा काम करेगा? इसके बारे में आपके क्या राय हैं? हमारा तो मेरा अगर पूछो तो हम ऐसा एक मॉडल के पक्ष में है जिस मॉडल में स्टेट अपने नागरिकों का हेल्थ केयर का जिम्मेदारी लेगा। जी दुनिया में पहली जो जिस देश में इस चीज संभव हुआ था वो सोवियत यूनियन है। सोवियत यूनियन के बाद सोशलिस्ट कंट्रीज में चाइना में स्टेट सिटीजन्स के हेल्थ केयर की जिम्मेदारी लिया। जी तो 1948 इंग्लैंड के सारे लोगों की हेल्थ केयर NHS प्रोवाइड करता है, नेशनल हेल्थ सर्विस। तो हम NHS जैसे एक मॉडल का पक्ष में है जिस मॉडल में जिस सर्विस में मरीज के साथ डॉक्टर का पैसा का संबंध नहीं रहेगा। जी जहाँ कमर्शियल अगर आप मेडिसिन को, इन्वेस्टिगेशंस को या ट्रीटमेंट को एक कमोडिटी के रूप में देखते हो, जी हेल्थ केयर ऐसा एक कमोडिटी है जिसमें सेलर और बायर के बीच में और कोई है। जी अब जब दुकान में जाते हो, दुकान में जाके कोई शैम्पू खरीदते हो या कोई सूप खरीदते हो तो किस ब्रांड को खरीदोगे वो आप खुद तैयार करते हो। लेकिन इलाज के बारे में इलाज के समय क्या होता है, आपके लिए आपका डॉक्टर चूज कर देता है। जी और करप्शन उस जगह से हो सकता है। लेकिन NHS जैसा एक सिस्टम अगर है जहां पर आप कौन डॉक्टर को दिखाओगे वो पहले से डिसाइडेड है। डॉक्टर कौन सा मेडिसिन लिखेगा वो पहले से डिसाइडेड है। जी डॉक्टर कहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजेगा वो डिसाइडेड है। डॉक्टर को इन्वेस्टिगेशन क्यों करने भेज रहा है उसको जस्टिफाई करना है। जी हाँ, तो इस स्थिति में करप्शन नहीं आएगा। जी तो हम ऐसा एक मॉडल का पक्ष में है। जी जरूर ऐसा मॉडल अगर सक्सेसफुल हो जाए तो मुझे लगता है कि हेल्थ केयर सक्सेसफुल तो है ही। 1948 से अभी तक तो 53 इयर्स जी खैचर कोशिश की थी इसको डिसमेंटल करने की। जी लेकिन वो तो कामयाब नहीं हुई। अभी तक NHS पहले से कमजोर है लेकिन अभी तक तो टिका हुआ है। जी जी अब आजकल के ज़माने में अब अगर देखा जाए, जैसे मैं बोल रही थी अभी, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ऐसा हो रहा है कि लोग अस्पताल जाने के लिए डर रहे हैं कि भाई बाहर आने के बाद आपका बिल कितना बढ़ जाएगा। आप जाओ एक छोटी सी या सर्दी या जुकाम के लिए आपको इतनी ब्लड टेस्ट थमा देते हैं, इतने सारे कमर्शियली अब अगर देखा जाए डिलीवरीज भी इंडिया में नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना बहुत मुश्किल है कि द हॉस्पिटल या डॉक्टर आपको उतने दिन तक रखना नहीं चाहता है। आपको दे वांट टू डू अ सी सेक्शन एंड दे वांट टू मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। इतने कमर्शियल होते जा रहे हैं अब। बट देखा जाए, अब आपके क्लिनिक से कंपेयर करें तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, मशीनरीज हैं, बट स्टिल लोग जाने के लिए डर रहे हैं। ये गैप को हम किस तरह से ब्रिज कर सकते हैं कि ये चेंज कहाँ से लेके आ सकते हैं ऐसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में? ना, मेरा आपका सारे सवालों का जवाब एक ही है। अगर आप इस सारे चीज को इसमें अगर प्रॉफिट के मोटिवेशन ना रहे जी हाँ तो आपका नहीं होगा। जी अगर आप खून जांच कर
के लिए लिखोगे, जी खून जांच करने के लिए लिखा तो उसका 1% अगर वापस आपका पॉकेट में नहीं आएगा। जी अगर आप सीटी स्कैन लिखोगे उसका एक हिस्सा आपका पॉकेट में नहीं आएगा। जी तो मैंने आपका अगर प्रॉफिट मोटिवेशन है तब आप किस तरीका से इन्वेस्टिगेशन कराने से, किस तरीका से इलाज करने से आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा देखोगे आप। जी जी हमारे एक दोस्त वो दिल्ली का रहने वाला है, ह्यूमन कॉलिन गंजाल्विस के साथ काम करता है, हेल्थ HLN उनका जो संगठन है उसमें काम करता है। तो उनकी पत्नी बंगाल के है, तो उनका डिलीवरी के लिए तो उन्होंने सोचा थे कि वो कोई कॉर्पोरेट, कलकत्ता का कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे जी। लेकिन उनको इतना मुश्किल हो गया जी। सरकारी अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी होता है लेकिन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल है। तो उन्होंने हमसे संबंध किए, तो हमारे जो गायनेकोलॉजी दोस्त उनसे बात करके देखे कि 2 अस्पताल है, 2 अस्पताल का 2 गायनेकोलॉजिस्ट है जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं जी जी। बाकी लोग सीधा सीजर कर देते हैं जी। मेरे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए जो मॉनिटरिंग की जरूरत होता है, वो मॉनिटरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही है नहीं जी जी। तो अगर आप हेल्थ केयर से प्रॉफिट मोटिवेशन को हटा सकोगे तभी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा जी। ये जो अगर आप मिडिल क्लास लेवल के लोगों को देखेंगे, अब पॉवर्टी लाइन के बिलो जो हैं वो तो ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के हाव भाव से डर के तो भाग जाके वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। उनके लिए संभव ही नहीं है, उनके लिए उनके सोच के बाद गरीब लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में अभी क्या हुआ, अभी बंगाल के जो अस्पताल है वहाँ पर आप कुछ चीज भी है लेकिन कुछ चीज आपको तो बाहर से खरीदना पड़ेगा जी। फ्री बेड संख्या कम हो गया, तो आप भर्ती होने के लिए गए, फ्री बेड नहीं है तो आपको पेइंग बेड में भर्ती करना पड़ेगा जी। पेइंग बेड का रेंट कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पेइंग बेड में भर्ती होने के बाद आपको सारी चीज बाहर से खरीदना पड़ेगा जी। आपको मेडिसिन बाहर से खरीदना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसा देना पड़ेगा, कॉन्ज्यूमेबल्स आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा, तो उसमें ये खर्चा हो जाता है, बहुत खर्चा हो जाता है। गरीब लोगों के लिए अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में इलाज कराना ही मुश्किल है, तो वो तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कर ही नहीं सकते जी जी। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारा 8 years हो गया, 95 में मैं शुरू किया था जी। तो हमारे तो इस्केमिक हार्ट डिजीज के बहुत सारे मरीज है जी। हमारे डायबिटीज के, हाइपरटेंशन के, इस्केमिक हार्ट डिजीज के बहुत सारे मरीज है, लेकिन हमारे एक भी मरीज अभी तक 18 साल में बाईपास ऑपरेशन कराने की लायक पैसा नहीं कर पाए जी जी। हम उनको दवाई में कोरोनरी वेसोडाइलेटर में लाख कर जितना रिलीफ हो सके उतना ही दे पाते हैं जी जी। सरकारी अस्पताल में भी अगर आप बाईपास कराओगे तो करीब 1 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाएगा जी। तो ये के पास पैसा कहाँ है जी। गरीब मानुष के पास, गरीब इंसानों के पास पैसा कहाँ है जी। आप अगर इंडिया में कुछ हेल्थ सेक्टर के मामले में आप अगर कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं और आप अगर ये इंटरव्यू से हमारे गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रांगली मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? हम तो स्वास्थ्य आंदोलन के कार्यकर्ताओं को ही मैसेज देना चाहूंगा मैं। हमारा जो अनुभव है जी। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ भी कोशिश करें, जब तक हम सोशल मूवमेंट के साथ हेल्थ मूवमेंट को जोड़ नहीं सकते, हम
कुछ भी फर्क नहीं ला सकते हैं। आपका अगर समय है तो मैं एक एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ के शहीद अस्पताल का एक कहानी बताऊंगा। जरूर जरूर। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा समस्या रहा डायरिया से मौत। अच्छा। तो शहीद अस्पताल जब 1983 में स्थापित हुआ तो शुरू से शहीद अस्पताल के कार्यक्रम जिस बीमारियों के खिलाफ अपना काम शुरू किया उसमें से एक था डायरिया। डायरिया को लेकर हमारा जो मेन हॉस्पिटल जहाँ था दल्ली राजहरा एक आयरन और माइंस टाउनशिप है, 1,20,000 की आबादी, और इसके आसपास के जो गांव है वहाँ पर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का, डॉक्टरों का टीम जाके हम लोगों को जागरूक करते थे कि डायरिया क्यों होता है, डायरिया में पानी का महत्व क्या है, पीने का साफ पानी अगर ना हो, पॉसिबल ड्रिंकिंग नहीं, वाटर नहीं हो तो डायरिया हो सकता है। जी। तो इस तरीका का हम एक कैंपेन कई सालों तक चलाया। तो कई सालों तक चलाने के बाद लोग जब समझ सकेगी ड्रिंकिंग वाटर के लिए मूव करना चाहिए, उस समय वहाँ का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, इन्होंने लोगों को लेकर एक आंदोलन किए। जी। जिस आंदोलन के तहत 1989 में 6 years आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हॉस्पिटल एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए बड़ा आंदोलन हुआ और भिलाई स्टील प्लांट मैनेजमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने दल्ली राजहरा और उसके जो एडजॉइनिंग विलेजेस है वहाँ पर 179 ट्यूबवेल डालने में मजबूर हुआ। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको सोशल मूवमेंट के साथ जी हेल्थ मूवमेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब तक आप सोशल मूवमेंट के साथ हेल्थ मूवमेंट को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे तब तक आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते। ये हमारा मेरा 30 साल तक मैं डॉक्टर के रूप में, हेल्थ एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस यही है। जी जी जरूर। Friends, NRI Samay is a non-profit independent alternate media from Los Angeles, USA, which brings positive stories from grassroots activists from all corners of India and across the world. NRI Samay does not rely on corporate funding and our shows are commercial free. We only rely on your donations. Corporate funded media is driven by the TRP rating and profits are blurring the distinction between news and entertainment. Why do our news channels talk so much about cricket, movies, accidents, popular figures' personal lives, babies of heroines, gossips, etc., while they should be covering the struggles of people, inequality in our society, rural issues, and border security issues? Why did our media raise some corruption crusaders to the sky on one day and shut them off completely when graft charges were raised on those corporate sponsors? Media relies so much on the corporate funding and government blessings that they cannot report independently. NRI Samay is different. We don't accept funds from any corporations and hence our shows are commercial free. We completely rely on donations from you. Please consider donating to NRI Samay and please go to nrisamay.com and donate generously. This is the only way together that we can continue NRI Samay. All donations are kept transparent on nrisamay.com. And if you have any questions, please write to nrisamay@gmail.com. तो लोगों का मूवमेंट और इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। अगर हमें आई थिंक एक छोटी सी प्रयत्न तो करना पड़ेगा, जहां आपको चेंज अगर देखना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको भी अंदर से परिवर्तन करना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा बहुत ऐसे रेवोल्यूशंस और मूवमेंट्स और कैंपेन जरूर करना पड़ेगा। अब आप जैसे क्लिनिक तो एक एग्जाम्पल है
जहां आप जैसे मॉडर्न मेडिकेयर को आप इजीली अवेलेबल करना चाहते हैं, आपका क्लिनिक तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है। आप हमारे जैसे और कुछ जी, बताइए। आप जैसे क्लिनिक्स को आप अगर देश भर में अगर आपको इंट्रोड्यूस करना हो तो इसके लिए आपका कुछ योजना है, जैसे आप आपके जैसे क्लिनिक्स को एक्सपैंड कर सकते हैं पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, आपका ऐसा कुछ ये योजना तो है? मैं तो एक चीज बताया कि हम ऐसा नहीं मानते हैं कि हमारे जैसे हजारों क्लिनिक होने से हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य की स्थिति में परिवर्तन आएगा, हम ऐसा मानते नहीं है। हम स्वास्थ्य आंदोलन के क्षेत्र में एक हथियार के रूप में हम हमारे क्लिनिक को मॉडल के रूप में हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं जी। हम लो कॉस्ट, मैं और कुछ बताना चाहूंगा कि लो कॉस्ट इलाज के अलावा हम और कुछ करते हैं। हमारा क्लिनिक और एक मॉडल है। किस चीज का मॉडल है? हमारा क्लिनिक डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक मॉडल है जी। हम रेवोल्यूशन चाहने वाले हैं। मैं या हमारे साथ जो डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी करते हैं, हम समाज में बदलाव की सपना देखते हैं। तो हमारे सपनों का जो समाज है, सपना का समाज में तो बराबर ही रहेगा, क्लास डिविजन नहीं रहेगा। तो हम हमारे प्रतिष्ठानों में, हमारे हॉस्पिटल में कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं है या कोई सुपरिंटेंडेंट नहीं है। हम सब मिलके, डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी मिलके, हम डिस्कस करके हम हमारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेते हैं जी। हमारे क्लिनिक और एक चीज का एग्जांपल है जी। हमारे क्लिनिक में हम फंडिंग नहीं लेते हैं। हम एक्सटर्नल फंडिंग पर डिपेंडेंट कोई हेल्थ प्रोग्राम नहीं चलाता है। जी। वी जनरेट आवर रिसोर्सेज फ्रॉम आवर क्लिनिक्स। जी। हाँ, तो इसके अलावा हमारा और कुछ कार्यक्रम है। हम लोगों को सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ इल हेल्थ समझाने के लिए, उन तक प्रिवेंशन और डिजीज मैनेजमेंट के जो सिंपल टेक्नोलॉजीज है, लोगों को उससे एम्पावर करने के लिए हमारा कुछ कार्यक्रम है। हम एक हेल्थ मैगजीन निकालते हैं जिसका नाम है स्वास्थ्य वृत्त इन द सर्कल ऑफ हेल्थ। दिस इज एन बंगाली बाई-मंथली हेल्थ मैगजीन। जी। इसके अलावा हम हमारे देश के अलग अलग जगह में जहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर बेसिक हेल्थ केयर कराने के लिए जन संगठन के लोगों को हम हेल्थ वर्कर के रूप में ट्रेन करते हैं। जी। तो हमें लगता है कि जिस तरीका का एक्सपेरिमेंटेशन हम बंगाल का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, हमारे कई दोस्त भारत के अलग अलग जगह में इस तरीका का एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। जी। आपका मैं शहीद अस्पताल की बात आपको बताया। जी। महाराष्ट्र में कुछ लोग काम कर रहे हैं, केरला में कुछ लोग काम कर रहे हैं, बंगाल में और कुछ जगह में हमारे दोस्त काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जगह में अगर हम अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन करते रहे और उस एक्सपेरिमेंटेशन से हो सकता है कोई एक दिन एक किस तरह में चलना है वो उभर कर आएगा। जी, जरूर। आजकल डॉक्टर गणेश राग का अगर इंटरव्यू आप देखेंगे, वो एक लो कॉस्ट में हॉस्पिटल चला रहे हैं और वो बेबी गर्ल्स के जो डिलीवरीज हैं, बेबी गर्ल्स को डिलीवर करना वो फ्री में कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे डॉक्टर्स के साथ आप अगर एक नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं, आपके जो गोल्स हैं, आप जो चेंजेस देखना चाहते हैं, वो थोड़ा और आसान हो सकता है? आपको ऐसा लगता है? ना, मैं आपको बताया कि हमारे क्लिनिक में जो लोग काम करते हैं हमारे संगठन में, वो लोग बदलाव चाहने वाले हैं, लेकिन सारे लोग तो बदलाव नहीं चाहते हैं।
अलग अलग लोगों की अलग अलग आइडियाल्स है, लेकिन हमें लगता है कि जिन डॉक्टर, जिन स्वास्थ्यकर्मी हेल्थ फॉर ऑल की दिशा में अपनी समझ से काम कर रहा है, उनसे हमको नेटवर्किंग करना है। और हम इस काम को हम बंगाल में कर भी रहे हैं जी। हमारे क्लिनिक में। मेरे क्लिनिक में आज के दिन डॉक्टरों की संख्या 25 है। हमारे संगठन में और कुछ लोग हैं जो हमारे केंगाइल क्लिनिक में नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे दूसरे क्लिनिक में जाता है, हमारे दूसरे कार्यक्रम में हिस्सा लेता है। लेकिन हम हमारा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क इससे बड़ा है। आप नंदीग्राम आंदोलन के बारे में सुने होंगे जी। नंदीग्राम का जो लैंड मूवमेंट, नंदीग्राम का लैंड मूवमेंट 2007 में जो नंदीग्राम का आंदोलन हुआ, तो नंदीग्राम आंदोलन में पुलिस एट्रोसिटी के बाद, रूलिंग पार्टी के एट्रोसिटीज के बाद, जो वहाँ के जो स्ट्रगलिंग पीपल के पास मेडिकल हेल्प लेके हम मेडिकल रिलीफ ऑर्गेनाइज किए। तो उसमें हमारे संगठन के सिवा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को हम मोबिलाइज कर पाए थे जी। आज भी हम जो क्लिनिक चलाते हैं, हमारे क्लिनिक में तो सारे स्पेशलिस्ट नहीं है, सारे स्पेशलिस्ट नहीं है, सब किस्म के स्पेशलिस्ट नहीं है, सब किस्म के सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है। तो हमारे बंगाल के कई स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट हमारे नेटवर्क में है, जिन्होंने हम जैसे लोगों को कम खर्च में इलाज पहुंचा रहे हैं जी। उस काम में उन्होंने हमें मदद करता है। तो हम तो चाहते हैं कि हेल्थ फॉर के विजन को लेके देश में जहाँ भी हो, जिन लोग भी हो, कोशिश कर रहे हैं उनमें एक संबंध होना चाहिए। जी जी। अब ये टॉपिक में अगर हम बात करें, आपको अगर फ्यूचर डॉक्टर्स को जो भी हैं, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, अगर आप उनको कुछ मैसेज, उनको कुछ इंस्पिरेशन देना चाहते हैं, वो क्या होगा? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि हमारा प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन जैसा नहीं है। हमारा मेडिकल प्रोफेशन का एक अलग महत्व है। महत्व क्या है? डॉक्टर जिंदगी और मौत के बीच जी एक दीवार के रूप में बहुत सारे क्षेत्रों में डॉक्टर मौत को रोक सकता है या मौत को डिले कर सकता है। जी जी। हाँ, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। हमारे प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन जैसा नहीं है जी। और एक चीज मैं आपको पहले बताया किस तरीका से मैं शुरू में इंस्पायर्ड हुआ था जी, कि हम एक डॉक्टर बनाने के लिए आज सरकारी अस्पताल में ये करने का पर मंथ फी है वेस्ट बंगाल का 1,000 रुपया जी। तो 4.5 साल में अगर हम देखें तो वो भी 1 लाख रुपया के कम है जी। लेकिन एक डॉक्टर बनाने के लिए तो खर्च तो बहुत हो रहा है। ये पैसा देश की जनता डॉक्टर बनाने के लिए खर्च कर रहा है, तो हमें इसको वापस करना चाहिए। हम जो जनता से कर्ज लिया है उसको हमें चुकाना चाहिए। जी जी। और हम तो हमारे काम के क्षेत्रों में हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को हमको मिल रहे जी। बंगाल में हम जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे टीम में जो जूनियर डॉक्टर्स है जो हमसे जूनियर है, हमारे टीम में जो जूनियर मोस्ट डॉक्टर इज 30 years जूनियर टू मी। तो उसका मतलब है अभी भी हमको हमारे आइडियल्स में चलने वाले नए लोग मिल रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे आप एक एग्जाम्पल हो आपके जूनियर डॉक्टर्स के लिए, वो बहुत अच्छा है ना। मैं अकेला कुछ नहीं किया।
हर समय मैं हीरो नहीं हूँ। मेरा मानना है कि जनता ही हीरो है। और मैं, अगर आप देखेंगे तो मेरा जो काम का क्षेत्र रहा, मैं कभी इंडिविजुअल के रूप में काम नहीं किया। मैं शुरू किया था भोपाल में, वहाँ के हीरो थे भोपाल के विक्टिम्स। मैं काम किया था शहीद अस्पताल में, शहीद अस्पताल का हीरो थे वहाँ के जो कॉन्ट्रेक्चुअल आयरन और वर्कर्स। बंगाल में मैं जो काम ये शुरू किया, काम शुरू किया, वहाँ के हीरो थे कानोड़िया, जूट मिल के स्ट्रगलिंग वर्कर्स। तो हम कोशिश किए, और वो कोशिश में मैं अकेला नहीं रहा। हमारे बहुत सारे डॉक्टर दोस्त है हमारे साथ, हम सब मिल के एग्जाम्पल है। जी, ये आपकी तो सिंप्लिसिटी है कि आप जरूर किसी न किसी को इंस्पायर किए होंगे। आप तो एक आदर्श की तरह होंगे, पर फिर भी आप तो वो एक ग्रुप एफर्ट की तरह उसको देख रहे हैं, वो बहुत अच्छा है ना। तो मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति हिस्ट्री के कोर्स को चेंज नहीं कर सकता है। जी जरूर, कलेक्टिव ही चेंज कर सकता है। जी। आप क्या हमें बता सकते हैं कि आपका प्रोफेशन तो इतना बिजी होगा, आप तो इतने लोगों को देखते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं। अब आपके टाइमिंग्स वगैरह अगर देखा जाए तो आप तो एक बिजी स्केड्यूल पे ही रन करते होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में रन नहीं करता हूँ। हमारे जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है उसके कंपैरिजन में मैं फ्री हूँ। मेरा सुबह 6:30 बजे मेरा दिन शुरू होता है। 6:30 मैं निकल जाता हूँ अपना क्लिनिक के लिए। 8 बजे से मेरा क्लिनिक शुरू होता है। 8 बजे से कोई दिन 2:30 बजे, कोई दिन 3 बजे, कोई दिन 4, 4:30 बजे तक काम चलता रहता है। फिर मैं घर लौटता हूँ, कोई दिन 6 बजे, कोई दिन 7 बजे। लेकिन हमारे जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स है वो तो कोई 11 बजे, 12 बजे तक करते हैं, अपने प्रोफेशन में लगा रहता है। जी उनके कंपैरिजन में फ्री हूँ। जी पर अगर एक प्रोफेशन या एक जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप अगर एक डॉक्टर को देखेंगे, उनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता कि भाई आप 8 बजे जाओ, 5 बजे आ जाओ और आपका जॉब खत्म हो गया। डॉक्टर का तो ऐसा नहीं है। नहीं होता है जी, ऐसा नहीं होता है जी। हमारे क्लिनिक में जैसे 8 बजे से 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होता है। तो 12 बजे तक जितने रजिस्ट्रेशन होगा, कोई दिन वो 100 हो सकता है, कोई दिन 200 हो सकता है, कोई दिन 250 हो सकता है। जी, सबको ही हमको अटेंड करना पड़ता है। जी। तो ऐसे टाइमिंग्स में आपके फैमिली का सपोर्ट तो बहुत जरूरी होगा। इनका हमारे फैमिली का तो सपोर्ट तो है ही। मेरी पत्नी से मेरा परिचय हुआ था मैं जब बीए में रहा जी, छत्तीसगढ़ में रहा। उसी समय मुझसे उनकी परिचय रहा जी, परिचय हुआ। तो उन्होंने मुझको आज तक मदद करते आ रही है। शी इज स्कूल टीचर जी, शी टीचर्स इन हायर सेकेंडरी स्कूल। और अभी तो हम थोड़ा सा हमारे क्लिनिक थोड़ा सा इकोनॉमिकली वायबल है। जब हमारा क्लिनिक वायबल नहीं था तो उस समय हमारे परिवार का जो खर्च उसका ज्यादा हिस्सा वही संभालती थी जी, और जी। मेरा लड़का है वो भी सपोर्टिव टू माय वर्क जी। वो हम जब ये में जाते हैं, थर्ड रिलीफ में जाते हैं या कोई बाहर में हेल्थ कैंप में जाता है मेरे साथ, मदद भी करता है क्लिनिक के काम में। अच्छा, तो तो डेफिनेटली आपका फैमिली का सपोर्ट डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होगा ऐसे टाइमिंग्स और ऐसे प्रोफेशन में। तो बहुत अच्छा, आपके वाइफ को डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगा कि आपकी वाइफ इतनी सपोर्टिव है और आपकी सन भी इतने सपोर्टिव हैं। पुण्यव्रता जी, एक आखिरी क्वेश्चन, जो सारे इंडियंस हैं देश भर में जहाँ भी हैं जो आपकी इंटरव्यू सुन रहे हैं ये टाइम पे,
अगर आप उनको कुछ मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं तो एक डॉक्टर के रूप में हेल्थ एक्टिविस्ट के रूप में मेरा मैसेज यही रहेगा कि सबके लिए सरकार निःशुल्क स्वास्थ्य परिसेवा है, इसीलिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करो। जी यही मेरा मैसेज रहेगा। जी जी, थैंक यू सो मच सर, आपने आपका टाइम निकाला और हमसे बात किया। बहुत बहुत अच्छे इंसाइट्स थे आपके ये हेल्थ सेक्टर और डिपार्टमेंट में। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं उनको अगर डॉक्टर बनना है तो आई एम श्योर उनको बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा ये इंटरव्यू से। थैंक यू सर आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Friends, if you liked today's show, please go to youtube.com/NRI Samay and click on the subscribe button. You will get notified every time we publish a new show. And you can also like us on our social media sites like Facebook, Twitter, and Google+.